Now we will discuss about microbes in sewage treatment. We can say रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो हम जैसा कि देखते हैं कि हमारे घरों से बहुत सारा डेली बाय डेली सीवेज निकलता रहता है। हमारे हाउस होल्ड सीवेज हैं, सिटीज़ से, टाउन से, ये सब निकलते रहते हैं। तो शुरुआती दौरों में जब उतनी सिटी डेवलप नहीं थी तो थोड़ा बहुत हाउस होल्ड निकलता था, जो भी सीवेज वो इधर उधर आदमी फेंक देता था उसको। लेकिन जब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ये देखा गया कि नहीं, इसको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर इससे बहुत सारी डिजीज़ को फैलने का खतरा होता है। क्योंकि पानी रुका है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉस्किटो डेवलप हो सकते हैं, और भी बैक्टीरिया वायरस डेवलप हो सकते हैं, और ह्यूमन के लिए वो घातक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए इसमें फिर जब ये चीज़ की समस्या बढ़ने लगी तो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की व्यवस्था की जाती है। म्यूनिसिपल कमेटी जहाँ भी है, या जो अगर विलेज है तो विलेज कमेटी होती है इसके लिए, वो सीवेज ट्रीटमेंट है ना। तो म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट जो भी सिस्टम होता है उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। हमारे घरों में नालियाँ हैं, नालियाँ फिर बड़े सीवर में जाती है, वहाँ से फिर वो मेन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाता है। इस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा होता है इसके लिए, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसके साथ साथ माइक्रोब्स होते हैं। और यही माइक्रोब्स उसके जो है कि बहुत सारे उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं। तो जो भी यूज हम देखते हैं कि घरों से बहुत ज़्यादा निकलता है, तो अगर नेचुरली हम इसको रिवर्स में या स्ट्रीम्स के अंदर अगर डाल देते हैं तो वो पूरा वाटर जो है कि कंटेमिनेटेड हो जाएगा, पूरा वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन के बारे में आप सुनेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, और वाटर पोल्यूशन सुनते आए होंगे कि जो भी सीवेज है वो अगर डायरेक्ट रिवर्स में डाल दिया जाता है तो उससे वहाँ पे रिवर्स के अंदर वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो इससे पहले कि वाटर को रिवर्स या स्ट्रीम्स में या इवन सी के अंदर डिस्चार्ज किया जाए, उससे पहले उसको ट्रीट किया जाता है। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की जाती है, जो वाटर को लेस हार्मफुल बना देता है, और उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, टॉक्सिक मटेरियल हैं, उनको उसमें से निकाल लिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है सीवेज ट्रीटमेंट का, उसमें बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, और इसके ज़रिए उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से होता है पूरा प्लांट, और किस तरह से इसमें क्या प्रोसीजर होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें हम देखते हैं कि 2 स्टेप में होता है पूरा ट्रीटमेंट। तो 2 स्टेजेज में होता है। तो पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन में जो कई तरह के सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से हम लोग जो फ्लोटिंग डिब्रीज होते हैं, जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, उनको हम लोग फिल्टर करके, जैसे हम लोग तमाम घरों में फिल्टर करते हैं कोई भी चीज़ छानने के लिए, उस तरह से फिल्टर करके उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। अब इसमें जो फिल्टर कर लेते हैं, और इसके अलावा सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जब तली में बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, तो उसको हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो इसी सेडिमेंटेशन को और आगे की प्रोसेस को हम यहाँ पे देखेंगे कि फिल्ट्रेशन होने के बाद फिल्ट्रेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको एक हम लोग चैम्बर में डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिट चैम्बर। ठीक है। तो ग्रिट चैम्बर में क्या होता है कि जो कुछ पोर्शन होता है जो सैंड है और उसमें सॉयल है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इसमें सेडिमेंट हो जाती हैं, और इस ग्रिट चैम्बर के अंदर ये जो नीचे बैठ रहा है इसी को हम लोग ग्रिट बोलते हैं। तो ये ग्रिट चैम्बर के अंदर सेटल डाउन हो जाता है और इसको डिस्पोज आउट कर लिया जाता है। ठीक है। तो ग्रिट में क्या चीज़ होती है, सॉयल एंड स्मॉल पेबल्स, है ना। सॉयल और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। तो इसको फिर निकाल लिया जाता है नीचे की तरफ। इसके बाद जो चीज़ बचती है, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। जो फाइन पार्टिकल हैं वो अभी भी इसमें डिजॉल्व है, तो उनको फिर अगले टैंक में डाला जाता है, जिसको हम लोग क्लैरिफायर, प्राइमरी क्लैरिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब इसमें से जो लार्ज पार्टिकल थे, जो ज़्यादा हैवी मालिक्यूल्स थे, वो तो यहाँ पे सब ग्रिट चैम्बर में ऑलरेडी डिस्पोज आउट हो चुके हैं, सेडिमेंट होने के बाद, सेडिमेंट होकर के डिस्पोज आउट हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद फिर भी उसमें कुछ रह जाते हैं पार्टिकल्स जो, और बाकी जो उसमें वाटरी पोर्शन है ना, वो इसमें रह जाता है। तो इसमें अब यहाँ पे जो लाते हैं इसमें
आपका दो पोर्शन हो जाता है। एक नीचे जो बैठ जाता है वो हो गया आपका प्राइमरी स्लज, जो इसमें नीचे जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो नीचे बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाते हैं पार्टिकल नेचर होने की वजह से। और इसके बाद जो इसमें लिक्विड पोर्शन होता है वो ऊपर को हो जाता है। तो जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, और जो नीचे ये आपका सेडिमेंट होता है इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं रा और प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब कीचड़ जैसी चीज़ जो है बिल्कुल, वो जिसमें बहुत हैवी मार्किल तो नहीं है लेकिन स्मॉल पार्टिकल हैं, और बिल्कुल पार्टिकल नेचर होने की वजह से, थोड़ा हैवी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। बाकी जो बड़े मार्किल्स है वो ऑलरेडी ग्रिड चेंबर में यहाँ अलग हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो इफ्लुएंट होगा इसको हम लोग ले जाएंगे नेक्स्ट चेंबर में। तो प्राइमरी स्लज को हम लोग इधर रिमूव कर लेते हैं। इसके अलावा जो इफ्लुएंट है इसी को हम लोग सुपरनेटेड, ये जो इसमें एक तो नीचे जो तलीम बैठा सेडिमेंटेशन हुआ, दूसरा उसमें सुपरनेटेंट होता है। सुपरनेटेंट मतलब सॉल्यूशन फॉर्म। तो जो सुपरनेटेंट होता है यही प्राइमरी इफ्लुएंट कहलाता है। तो ये प्राइमरी इफ्लुएंट कहाँ जाएगा अब, एरेशन टैंक में। तो एरेशन टैंक में अब क्या होगा, ये इसका आगे का प्रोसीजर होगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये जो चैम्बर है यहाँ पे एरेशन टैंक, ये इसमें अब क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैकेनिकली एजिटेटेड, ऐसे तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये इसको एजिटेट किया जा रहा है, मूविंग करता रहता है, मैकेनिकली ये मूविंग करता है। इसके साथ साथ इसमें एयर भी पंप की जाती है। तो इसमें एयर पंप किया जाता है और इसीलिए इसका नाम क्या है, एयर टैंक है। तो एरेशन टैंक के अंदर एजिटेशन प्लस उसमें जो है कि एयर पंप की जाती है। तो इस एयर पंप को करने का फ़ायदा क्या है कि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक माइक्रोब्स इसके अंदर ग्रो करते हैं, इनकी तेज़ी से ग्रोथ होती है और वो फ्लाक्स बनाते हैं। फ्लाक्स का मतलब होता है कि फंगल फिलामेंट मेसेज फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर विद बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और फंगस के फिलामेंट मिलकर के एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्लाक्स। तो इसके अंदर क्या चीज़ बनती है, फ्लाक्स बनते हैं। ठीक है, इस एरेशन टैंक के अंदर फ्लाक्स का डेवलपमेंट होता है। और हम जैसा कि जानते हैं कि माइक्रोब्स जो है इस ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि इफ्लुएंट जो है नीचे से आ रहा है, इसके मेजर पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं। जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं। और इसके लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चूँकि एरोबिक बैक्टीरिया है इसलिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो जितना ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें आपके ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट नीचे से आ रहा है यहाँ से, इसके अंदर जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीडेशन की ज़रूरत होगी और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, यानी ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। कहाँ पे, इस इफ्लुएंट के अंदर। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी को क्या कहा जा सकता है, बीओडी रिफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वेयर ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। अगर 1 लीटर हम पॉल्यूटेड वाटर ले लें या ऐसा वाटर ले लें जिसमें ऑर्गेनिक मैटर घुले हुए हैं, तो जितना ऑक्सीजन उसको फुल ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए जो कि बैक्टीरिया के जरिए होता है, तो वो हमारा बीओडी बोला जाएगा। तो वो 1 लीटर में कितनी ऑक्सीजन चाहिए इस ऑक्सीडेशन के लिए एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा या बाई एरोबिक बैक्टीरिया, इसी को हम लोग बोलेंगे बीओडी। तो जितना ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा यानी जितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा उसकी बीओडी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। और जितना प्योर वाटर होगा, जितना फाइन वाटर होगा, उतनी बीओडी उसकी कम होती जाएगी। तो बीओडी का ज़्यादा होना एक तरह से इंडिकेशन है कि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल या पॉल्यूशन इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बीओडी से हम लोग इसका करते हैं। अब इसको जब बीओडी जो होती है, जब ये प्यूरिफिकेशन हम करते हैं तो उससे क्या होता है, इसकी वाटर की बीओडी कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अब इस ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऑक्सीडेशन जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका हो जाता है, ऑलरेडी हो चुका रहता है। इसीलिए इसमें जो अब इसके बाद आगे जो वाटर जाएगा उसके अंदर बीओडी अपने आप कम हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा,
once the BOD of sewage or wastewater is used significantly, the effluent is then passed into the settling tank where the bacterial flux are allowed to sediment. तो इस तरह से हम देखते हैं कि एरेशन टैंक में से जो अब इफ्लुएंट है वो मोस्टली ऑक्सीडाइज हो चुका है, अब उसको हम लोग नेक्स्ट टैंक में ले जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टैंक। तो ये जो आपका टैंक है ये क्या है? सेटलिंग टैंक। तो यहाँ पे जो इफ्लुएंट है वो अब सेटल डाउन होता है। तो सेटल डाउन होने के बाद जो बैक्टीरियल फ्लाक्स है वो यहाँ पे अब सेडिमेंट हो जाते हैं। तो इसी सेडिमेंटेटेड स्लज को हम लोग बोलते हैं, सेडिमेंटेड पार्ट को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्यों बोलते हैं एक्टिवेटेड? क्योंकि इसके अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो दोबारा से ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो उस एक्टिवेटेड स्लज में से कुछ पोर्शन ले जाते हैं वापस से एरेशन टैंक में, क्योंकि इसमें पहले से जो मौजूद था इफ्लुएंट उसका तो ऑक्सीडेशन हो चुका है, लेकिन जो नया इफ्लुएंट आ रहा है उसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। तो इसी में से कुछ निकाल करके ये इनोकुलम के फॉर्म में इसमें डाल दिया जाता है ताकि जो नया इफ्लुएंट आ रहा है उसका फिर से ऑक्सीडेशन प्रॉपर वे में हो सके। और इसको एक्टिवेटेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्टिव बैक्टीरिया मौजूद है और इसमें इसके अलावा जो इसमें एक्सेस होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, स्लज को यहाँ पे नीचे से निकाल दिया जाता है। अब इसमें जो पोर्शन बचता है इफ्लुएंट, ये अब काफ़ी प्योर हो चुका है, इसको हम लोग अगले टैंक में ले जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। तो यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इसमें उन चीज़ों का ऑक्सीडेशन करते हैं जो यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं पाए, और उसमें मोस्टली वो फ्लाक्स भी होते हैं जो बैक्टीरियल फ्लाक्स यहाँ पे मौजूद थे जिसमें कि बैक्टीरिया और फंगस का कम्बिनेशन था, उस फ्लाक्स को यहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो उस बैक्टीरिया और फ्लाक्स के डाइजेशन के रिजल्ट से क्या प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे मिक्सेज ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिसमें कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या चीज़ होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जो यहाँ पे बैक्टीरियल फ्लाक्स थे जो अब इसमें आ जाते हैं, कुछ पोर्शन जो इसमें नहीं डाइजेस्ट हुए रहते हैं वो अब यहाँ पर बाकी हिस्सा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें नहीं, जो अब बचा हुआ चीज़ है यहाँ पे वो इसमें आ जाएगा, इसको डाइजेस्ट कर जाएगा। बाकी जो एक्टिवेटेड स्लज है वो कुछ पोर्शन तो यहाँ चला गया और बाकी पोर्शन इसमें आ गया और इसका वो फिर प्रॉपर डाइजेशन करके एनाएरोबिक बैक्टीरिया उसका डाइजेशन कर देते हैं और उस तरह से वो गैसेज प्रोड्यूस होती हैं। और यही गैस जो होती है वो ये क्या बनाती है? बायोगैस। तो ये जो मीथेन है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये किस फॉर्म में निकलती है? बायोगैस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इन्फ्लेमेबल होती है, इसका कई तरीके से यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो यहाँ इफ्लुएंट बचा है अब डाइजेशन होने के बाद वो उसको डायरेक्ट रिवर में या जो स्ट्रीम है उसमें, वाटर बॉडीज में उसको ओपन कर दिया जाता है, स्ट्रीट आउट कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्राइमरी आपका और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में था। सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रिड चैम्बर है, सबसे पहले यहाँ लाते हैं, फिर इसमें बहुत जो हैवी और मॉलिक्यूल होते हैं उनको ग्रिड डिस्पोजल से निकाल देते हैं, फिर प्राइमरी क्लैरिफायर में लाते हैं। प्राइमरी यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन के बाद जो फ्लूइड पोर्शन होता है, इफ्लुएंट होता है, उसको हम लोग आगे एरेशन टैंक में ले जाते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियल फ्लाक्स होते हैं जो उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। फिर सेकेंडरी चैम्बर में सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं, वहाँ पे भी इफ्लुएंट जो होता है वो उसको आगे भेज दिया जाता है। बाकी जो एक स्लज है उसमें से कुछ पोर्शन जो है कि वापस से एरेशन टैंक में डालते हैं, जबकि बाकी जो पोर्शन है वो प्राइमरी स्लज के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे जो ये सेकेंडरी क्लैरिफायर है, सेकेंडरी चैम्बर है, इसमें से अब क्या होगा, जो इफ्लुएंट पोर्शन है वो चला आएगा एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इसमें जो बैक्टीरियल फ्लाक्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं और जो भी चीज़ें यहाँ डाइजेस्ट नहीं हुई हैं उनको ये डाइजेस्ट कर देते हैं और बनाते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको कि हम लोग कंबाइंडली बायोगैस भी कह सकते हैं। और अब फाइनली वाटर को रिवर या स्ट्रीम में या जहाँ भी डिस्पोज करना है डिस्पोज कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक पूरा ये समरी था सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का। इसको आप सीवेज ट्रीटमेंट का, इसमें यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं प्राइमरी है और इसके आगे का ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो इस तरह से आप पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं।